के अंदर क्या यूनिकनेस चाहिए होगा। तो जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट का टेबल बना रहे थे, उसमें रोल नंबर नाम का एक फील्ड डाल दिए जिससे कि हम लोग यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो एक तरह का प्राइमरी की कहलाएगा। इसमें इसके अलावा जो है कैंडिडेट की और कंपोजिट की, ये सब जो की बन रहा है, ये थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है दोनों में, इसलिए क्योंकि हम लोग जब एक से ज्यादा की पे अपने रिकॉर्ड का यूनिकनेस डिनोट करने लगे तब हम लोग को वहां पे कैंडिडेट की और कंपोजिट की जरूरत पड़ती है। फिलहाल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी की का। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की एक अकेला ऐसा की होता है जिससे कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज ए यूनिक की। हम लोग पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड यानी एक टपल को हम लोग एक ही बार में आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ प्राइमरी की से। प्राइमरी की कभी भी रिपीटेड नहीं होता, यानी कि एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं बना सकते हम लोग एक ही प्राइमरी की लेके। रोल नंबर 101 अगर एक जगह लिए हुए हैं तो उस क्लास में या मैंने उस स्टूडेंट के टेबल में वो रोल नंबर 101 दोबारा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग डुप्लीकेसी हटाने के लिए भी प्राइमरी की का यूज करते हैं। प्राइमरी की का एक और प्रॉपर्टी ये है कि प्राइमरी की को हम लोग नल नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जैसे कोई की मान लेते हैं कि कंपलसरी फील्ड नहीं है, कोई टेबल में हम लोग को डालना था ईमेल आईडी, लेकिन हम वो नहीं डाले तब भी रिकॉर्ड सेव हो रहा है, तो वो नॉन कंपलसरी फील्ड होता है। लेकिन प्राइमरी की में वैल्यू डालना कंपलसरी है, उसमें हम लोग को वैल्यू डालना ही पड़ेगा जो उसके यूनिकनेस को रिकॉर्ड करके रखेगा। प्राइमरी की हम लोग एक से ज्यादा कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4-5 कॉलम वहां पे हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग वहां पे यूनिकनेस के लिए एक से ज्यादा प्राइमरी की भी यूज कर सकते हैं। ये जनरली किसी लाइब्रेरी में ऐसा देखने को मिल सकता है कि लाइब्रेरी में बुक्स का जो रिकॉर्ड रखा जाता है तो हर एक बुक का एक नंबर असाइन किया जाता है लाइब्रेरी की तरफ से, जिससे पता चलता है कि वो कौन सा बुक है, उसका नाम क्या है, उसका ऑथर कौन है, उसका पब्लिशर क्या है, कब परचेज हुआ। ये सारा को रिकॉर्ड देखने के लिए बुक का एक आईडी जनरेट करके रखा जाता है हर एक लाइब्रेरी में। इसके अलावा क्या एक यूनिक चीज रहता है जो इंटरनेशनली ISBN नंबर होता है किसी भी बुक का, वो भी एक प्राइमरी की तरह एक्ट करता है और उसको भी हम लोग टेबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो उस केसेस में मल्टीपल प्राइमरी की अवेलेबल रहता है और प्रॉपर्टी सब वही मेंटेन करता है कि उसका कोई डुप्लीकेट ना हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, इसमें एक एम्प्लॉय आईडी है, उसके अलावा एम्प्लॉय का नेम है। तो एक नाम का एक से ज्यादा आदमी किसी जगह काम कर सकता है, एक ही एड्रेस का भी आदमी हो सकता है, पासपोर्ट नंबर भी यूनिक हो सकता है, लाइसेंस नंबर भी यूनिक हो सकता है। तो इसमें जिसमें एम्प्लॉय आईडी को हम लोग यूनिकनेस मानते हुए उसको प्राइमरी की के रूप में असाइन कर दिए। तो ये जो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे होगा, ये भी हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस टेबल में मान के चल रहे हैं कि हम लोग उसका जो एम्प्लॉय आईडी है वही प्राइमरी की है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग अपना रिकॉर्ड का डुप्लीकेसी को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें डुप्लीकेट ना हो, रिडंडेंट डाटा ना अवेलेबल हो जाए व्यूअर्स के लिए या किसी मैनिपुलेशंस के लिए, उसके लिए यहाँ पे करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले BPSC TRE में, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ प्राइमरी पे नजर आया था जो पहला BPSC का एग्जाम था। उसमें यह है कि एक टेबल में कितना प्राइमरी की हो सकता है, तो उसका जो आंसर है वो है 1। ठीक है, हम लोग एक में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं ले सकते। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास यूनिकनेस फील्ड एक से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्राइमरी की किसी एक ही फील्ड को बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड की हम लोगों के पास है वो है एक सुपर की। सुपर की क्या होता है, वो मल्टीपल फील्ड्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है, जिसमें कि जैसे ये प्राइमरी की है तो प्राइमरी की एक अपने आप में वो एक सुपर की भी है जिसमें कि हम लोग डिटेल को एक ही रिकॉर्ड से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा फील्ड के चलते यूनिकनेस आ रहा है तो उसको हम लोग सुपर की बोलते हैं। यहाँ पे उसका छोटा सा डिफिनेशन भी है कि सुपर की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है पूरे के पूरे एक टपल यानी कि रिकॉर्ड को।
इसमें सिंगल के अलावा मल्टीपल भी हो सकता है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है, यानी सेट ऑफ कॉलम भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे भी उसको डिफाइन करने के लिए सुपर की का यूज किया जा सकता है। सुपर की कहाँ देखने को मिलता है? तो स्कूल में जब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है तो एक स्टूडेंट का रोल नंबर मान लेते हैं 22 है, तो वो रोल नंबर 22 उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स में मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा? तो क्लास 1 के लिए भी रोल नंबर 22 होगा, क्लास 2 के लिए भी रोल नंबर 22 होगा, तो रोल नंबर 22 हर एक क्लास में अवेलेबल होगा। तो जब पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम लोग रखेंगे तो अगर सिर्फ रोल नंबर को यूनिकनेस बनाएंगे तो वहां पे फिर वो रिपीटेड वैल्यू मिलता चला जाएगा। यानी कि अगर रोल नंबर 22 किसी का बना लिए हैं तो प्राइमरी की बना के अगर काम करेंगे तो उस केसेस में हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो उस केसेस में सुपर की बनाया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा की लेके, एक से ज्यादा फील्ड्स को लेके हम लोग यूनिकनेस डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे स्कूल वाले एग्जांपल में ही अगर हम लोग 2 फील्ड ले लें, एक ले लेते हैं रोल नंबर का, एक ले लेते हैं क्लास का, तो अब ये यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि रोल नंबर 22 जो है क्लास 1 का है, तो उससे यूनिकली क्लास 1 का बच्चा का डिटेल हम लोग फेच कर पाएंगे, उसको रिकॉर्ड को रिट्रीव कर पाएंगे। उसी तरह से अगर रोल नंबर 37 जो है क्लास 3 का है, तो क्लास 3 का जो बच्चा होगा जिसका रोल नंबर 37 होगा उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उस केस में सुपर की बनाया जाता है। तो सुपर की का जो एक छोटा सा टाइप है, यानी कि उसका सबसेट है कैंडिडेट की, उसका भी यूज किया जाता है। और ज्यादातर लोग कैंडिडेट की ही बनाते हैं, सुपर की लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्सिटी रिकॉर्ड्स में बढ़ती है। कैंडिडेट की में हम लोग जो लेते हैं उसमें दोनों फील्ड में यूनिकनेस देखा जाता है। सुपर की में दोनों फील्ड में यूनिकनेस हो या ना हो, लेकिन कैंडिडेट के दोनों फील्ड में यूनिकनेस रहेगा। तो कहा जाता है कि कैंडिडेट की एक अलग तरह का सुपर की ही है, यानी सुपर की का वो सबसेट है। या इसके रिवर्स में कह सकते हैं कि कैंडिडेट की का ये सबसेट है, सुपर की जो है कैंडिडेट की का सबसेट है। इसी में एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर है। यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट का जो आईडी है S01, S02 इस तरह से जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसको यहाँ पे मिक्स करके यहाँ पे कैंडिडेट की बनाया जा रहा है। यहाँ पे 3 फील्ड लिया गया है किसी एक स्टूडेंट का डिटेल डालने के लिए। वो है स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर और स्टूडेंट का ईमेल आईडी। यहाँ पे 3 की लेके यहाँ पे एक यूनिकनेस के लिए बनाया जा रहा है, जिसके चलते इसको हम लोग तीनों को मिक्स करके सुपर की बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, हो सकता है यहाँ पे इससे मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी बने या 4 कॉम्बिनेशन बने या सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन से काम चल जाए। लेकिन सुपर की में एक या एक से ज्यादा की को लेके हम लोग यूनिकनेस ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कैंडिडेट की का। कैंडिडेट की में हम लोग 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन उसको मिनिमाइज करना रहता है। जैसे सुपर की में मान लेते हैं हम लोग 3-3, 4-4 फील्ड लेके यूनिकनेस डिसाइड कर रहे हैं, तो उसमें से ढूंढते हैं कि क्या उसमें से कोई ऐसा एट्रीब्यूट या कॉलम भी है जिसको कि हम लोग स्किप कर सकते हैं, यूनिकनेस फिर भी मेंटेन रहेगा। तो अगर ये मिनिमम सेट बना लिए हम लोग कि मिनिमम कौन कौन सा एट्रीब्यूट लेके हम लोग यहाँ पे यूनिकनेस ढूंढ रहे हैं, तो वो एक कैंडिडेट की होता है। जबकि सुपर की में जो मिनिमम वाला कंसेप्ट है वो नहीं होता, उसमें जितना भी चाहे उतना भी फील्ड हम लोग ले सकते हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं वो लोग ज्यादातर कैंडिडेट की का यूज करते हैं और प्राइमरी की का यूज करते हैं। सॉरी। इसके बारे में लिखा हुआ भी है कि इट इज द मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स that can uniquely identify a tuple. It is a minimal super key, एक ऐसा सुपर की का सेट, यानी एक ऐसा एट्रीब्यूट का सेट जिसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो मिनिमम रहे। ठीक है। सुपर की में कोई भी रिपीटेड डेटा नहीं होना चाहिए, जो भी की बनाया जा रहा है उसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए।
It is a super key with no repeated data. The minimal set of attribute that can uniquely identify a record, उसको कैंडिडेट की के रूप में यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कैंडिडेट की में भी जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा, और इसमें भी हम लोग नल लेकिन ये प्राइमरी की में जैसे था कि हम लोग नल वैल्यू नहीं रख सकते थे, कैंडिडेट की के किसी फील्ड में हम लोग नल वैल्यू भी ले सकते हैं। ये दोनों के बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि कैंडिडेट की में हम लोग नल वैल्यू भी ले सकते हैं। सर हेलो, हाँ, स्क्रीन स्लाइड शो में कर दीजिएगा, बच्चों का रिक्वेस्ट है। स्लाइड शो तो होगा ना? अच्छा, वो पेज बाय पेज जो आता है। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। पावर पॉइंट इज डिटेक्टेड जियोग्राफिकल कार्ड, एक छोटा सा एरर दे रहा है। हम लोग थे इस वाले पेज पे, अब क्लियर है? तो कैंडिडेट की जो होता है उसमें हम लोग नल वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज अच्छा है कि हम लोग अगर सिंगल फील्ड का अगर कैंडिडेट की लिए हैं तो उसको प्राइमरी की भी बोल सकते हैं। एक से ज्यादा भी मल्टीपल कैंडिडेट की यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की। उस केस में ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी की हम लोग का लिया हुआ है वो एक ही हो, वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन मल्टीपल कैंडिडेट की भी हम लोग ले सकते हैं। पता चल रहा है कि दो अलग अलग सेट से यूनिकनेस है रिकॉर्ड का, तो हम लोग प्राइमरी के साथ कभी दूसरे फील्ड को मर्ज किए और उसके प्राइमरी के साथ किसी तीसरे फील्ड को मर्ज किए, दोनों का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल कैंडिडेट की एक ही टेबल में अलाउड है। वही लास्ट लाइन में भी लिखा हुआ है कि देयर कैन बी मोर देन वन कैंडिडेट की इन ए रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी टेबल और टेबल का सेट। एक छोटा सा एग्जांपल है ये समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी है, रोल नंबर है और ईमेल है, ये तीनों मिला के यूनिकनेस खोजा जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट आईडी को अलग से प्राइमरी की भी बना सकते हैं और रोल नंबर जो है वो भी ऑलमोस्ट यूनिक ही होता है और ईमेल आईडी भी यूनिक ही होता है। ये तीनों का जो सेट हुआ, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, ये तीनों कैंडिडेट की कहलाता है। ये सुपर की है जो जिसके बारे में बात की थी, स्लाइड बाद में लगा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2.0 में। इसमें से कहा जा रहा है कि विजिबल नहीं है। नहीं, उसको फिर से एग्जांपल वाला स्लाइड नहीं अच्छा अच्छा, एग्जांपल वाला स्लाइड। अच्छा, हम फिर से स्लाइड डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं। शेयरिंग को ऑन कर दिए, फिर से ऑफ करके ऑन कर दिए। हाँ, पावर पॉइंट स्लाइड शो शेयर दिख रहा है? हाँ यस, लेकिन फ्लक्चुएट कर रहा है। क्लियर है। अच्छा, बीपीएससी 2.0 में ये क्वेश्चन आया था कि डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। तो इसमें अच्छा किया है यहाँ पे कि ऑप्शन जो है वो क्लियर कट है। प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मल्टीपल सेट है, यहाँ पे सेट बोला जाए, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, तो हम लोग इसको सुपर की में ऑप्शन देंगे। अगर इसमें अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में सुपर की के साथ साथ कहीं पर अगर कैंडिडेट की भी दिया रहता तो सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन से डिसाइड कर पाना मुश्किल था कि वो रिकॉर्ड जो है वो सुपर की है या कैंडिडेट की है। अगर वैसा क्वेश्चन रहे जिसमें कि दोनों ऑप्शन होने का चांसेस हो तो उसको हम लोग सुपर की ही मानेंगे, क्योंकि कैंडिडेट की जो होता है वो सुपर की का सबसेट होता है। तो सबसेट से अच्छा है कि हम लोग उसके सुपर सेट को ही अपना सॉल्यूशन में ले चलें। फिलहाल तो इसमें कैंडिडेट की नहीं दिया है, तो क्लियर कट है कि इसका जो आंसर है वो सुपर की है।
यानी कि सुपर की एक ऐसा सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, एक ऐसा सेट ऑफ कॉलम्स है जिससे कि हम एक रिकॉर्ड को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर, इस क्वेश्चन को क्या एग्जांपल देकर समझा सकते हैं? एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं। जैसे अभी जस्ट एक ये वाला जो है एग्जाम्पल जो है, इसमें कैंडिडेट की दिख रहा है आपको, स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, ईमेल है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल प्राइमरी की दिख रहा है, जो स्टूडेंट आईडी से भी हो सकता है, रोल नंबर से भी हो सकता है, ईमेल से भी हो सकता है। मेरे रिकॉर्ड को अलग अलग करने के लिए तीनों में से यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों जो है वो कैंडिडेट की है। ठीक है, और अगर हम लोग किसी दो के साथ पूरा का पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना चाहे तो वो भी हो सकता है। तो जैसे वो अगर एग्जांपल जो मैंने बताया था स्कूल के रोल नंबर का, कि रोल नंबर 22 जो है वो हर एक क्लास में रिपीट होगा। तो अगर रोल नंबर को हम लोग प्राइमरी की मान लेंगे तो रोल नंबर दोबारा रिपीट होने देगा नहीं। वहाँ पे डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक ही रोल नंबर का नहीं हो सकता अगर उसको प्राइमरी की बना लिया जाए तो। तब हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी की यानी जिसपे कि हम लोग को रोल नंबर लेना है उसके साथ एक और फील्ड ऐड करते हैं। जैसे मैंने कहा था क्लास, तो क्लास 5 है और रोल नंबर है, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर देगा कि पर्टिकुलर बच्चा कौन सा है। तो वहाँ पे दो फील्ड लेके हम लोग को एक यूनिकनेस बनाया गया था, तो इसलिए उसको सुपर की या कैंडिडेट की कह सकते हैं। ठीक है, एक टेबल में कितने सुपर की हो सकते हैं? सुपर की माने पर्टिकुलर एक कोई स्पेशल की नहीं है, उसमें मल्टीपल कीज को यूज करके बना सकते हैं। तो हम देखते हैं उसमें कि कौन कौन सा ग्रुपिंग बन सकता है। एक फील्ड में, एक टेबल में अगर 10-10 फील्ड है तो हमने मेरे पास 2 से बन रहा है, 3 से बन रहा है, 4 से बन रहा है, तो जितना ज्यादा बन सकता है उतना बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग 5-5 फील्ड लेके भी यूनिकनेस ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका जो मिनिमम सेट होगा कि जैसे हम लोगों ने 5 ले लिया लेकिन 3 से भी काम चलता, 3 से भी हम लोग यूनिकनेस आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, तो जो मिनिमम सेट होगा वो कैंडिडेट की होगा, और जो मैक्सिमाइज सेट बनाया गया है उसको सुपर की बोलते हैं। तो सुपर की एक से ज्यादा भी हो सकता है, माने 3-3 का सेट हम लोग 2-2 बना लिए तो 2-2 सुपर की हो गया। उसी तरह से कैंडिडेट की भी मल्टीपल हो सकता है, 2 से ज्यादा हम लोग कैंडिडेट की बना सकते हैं, 1 से ज्यादा बना सकते हैं। प्राइमरी की रिपीट नहीं होता, प्राइमरी की एक ही होता है, मल्टीपल कॉलम्स को नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर इसलिए मल्टीपल की को नहीं बना सकते, इसलिए अदर की को ऐड करने के लिए हम लोग कैंडिडेट की का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पे सामने वाले एग्जांपल में किया गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, ये दोनों अगर मेरा प्राइमरी की बनाना चाहते तो नहीं बना सकते थे, तो स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना दिया गया और बाकी जो यूनिक फीचर था उसको कैंडिडेट की के रूप में ले लिया गया, जो यूनिकली किसी भी की को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी की को सुपर की भी बना सकते हैं? प्राइमरी की के साथ कोई और फील्ड ऐड कर देंगे तो सुपर की बन जाएगा। ओके, यस सर। इसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की काफी आसान सा है समझने में। जैसे मान लेते हैं एक ही जगह का, एक ही स्कूल का 2-2 रिकॉर्ड रखना है हमको। एक में स्टूडेंट का सारा डिटेल रखना है और एक में उस स्टूडेंट ने क्या क्या फी दिया है, पूरे साल में उसका क्या क्या फी आया है उसका डिटेल रखना है। तो अब सपोज कीजिए, मान लेते हैं यूनिकनेस मेरा जो है वो रोल नंबर ही है, प्राइमरी की ही है। तो उस प्राइमरी की का यूज हम लोग करके फी वाले टेबल में अपना देख सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कितना पैसा दिया है। तो रोल नंबर जो था मेरा मास्टर डेटाबेस में, यानी कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड वाले टेबल में एक प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा था। उस प्राइमरी की को हम लोग फी वाले टेबल में भी यूज कर रहे हैं, तो फी वाले टेबल में जाके वो प्राइमरी की फॉरेन की कहलाता है। यानी एक टेबल का प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में यूज हो रहा है तो वो प्राइमरी की फॉरेन की कहलाएगा। फॉरेन की में एक चीज खास है कि इसमें वैल्यू रिपीट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट ने जनवरी का फी दिया, फरवरी का फीस दिया, तो वो रोल नंबर तो फी वाले टेबल में 2-2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके स्टूडेंट वाले टेबल में तो वो एक ही बार आ रहा है। तो स्टूडेंट वाले टेबल में एक ही बार है लेकिन फी वाले टेबल में 2 बार है, तो वो रिपीटेड वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो कहलाएगा फॉरेन की ही।
यानी एक जगह का प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में यूज हो रहा हो तो उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। फॉरेन की बनाने से फायदा ये है कि दो टेबल के बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अभी जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड और फी डिटेल, ये दोनों टेबल को हम लोग आपस में रिलेट करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट का डेटा दोनों जगह मिल सकता है, एक में फी का डिटेल, एक में उसका बाकी डिटेल्स। तो दो टेबल को कंबाइन करने के लिए हम लोग फॉरेन की भी यूज करते हैं। दे एक्ट एज ए क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द टेबल्स। जब दो को हम लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं तो उसके बीच में एक दूसरे का रेफरेंस लेके उसको खोज सकते हैं। हम लोग फी वाले टेबल से उसका रिकॉर्ड निकाल के वापस स्टूडेंट वाले टेबल से उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। स्टूडेंट वाले रिकॉर्ड से भी सारा रिकॉर्ड निकाल के फी वाले टेबल में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का कंसेप्ट तब काम में आएगा जब मान लेते हैं किसी बच्चे का साल भर का कितना फी आया है वो देखना है। तो जनरली लोग इस तरह का डेटाबेस इनकम टैक्स पर्पज से गार्जियन लोग यूज करते हैं। उनको एक रिपोर्ट चाहिए होता है कि मेरे नाम से कितना फी जमा किया गया है, किस किस महीने में कितना फी जमा किया है। तो उस समय ये इससे एक रिपोर्ट बनता है जिसमें कि स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट का सारा डिटेल प्रिंट रहता है और उसके बाद फी वाले टेबल से उसका हर महीने का फी का डिटेल भी स्टोर रहता है। तो दोनों एक ही रिपोर्ट में डिस्प्ले हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्रॉस रेफरेंस दिया गया है। क्रॉस रेफरेंस कैसे आया है? तो उसके रोल नंबर से, रोल नंबर के हिसाब से दोनों को अरेंज किया गया है। दोनों में जो डेटा दिख रहा है दोनों में कॉमन है रोल नंबर। ये फॉरेन की कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल भी है इसके बाद, यहाँ पे फॉरेन की है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो R1 वाला टेबल है ये स्टूडेंट का टेबल है। इसमें स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया गया है और किसी भी स्टूडेंट आईडी को खोजने के लिए सिर्फ उसका प्राइमरी की ही काफी है। अब इसको दूसरे एक टेबल में लेके गया है डिपार्टमेंट नाम के टेबल में, जो राइट साइड में है R2 नाम से। अब इस R2 में क्या है कि हम लोग उस स्टूडेंट आईडी को लुकअप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए तो 101 दिख रहा है, 105 दिख रहा है, 108 दिख रहा है। ये दोनों अब एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। जितना प्राइमरी की है उसको हम लोग डिपार्टमेंट वाले में भी देख पा रहे हैं। इसमें से एक देखिए 101 जो है रिपीटेड भी है। तो पहले टेबल के लिए ये फील्ड जो है स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, दूसरे टेबल के लिए यही स्टूडेंट आईडी फॉरेन की हो जाता है। फॉरेन की का वैल्यू रिपीट हो सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल, जो उसका डिफिनीशन है उसी पे ये क्वेश्चन है। बीपीएससी 2.0 में पूछा गया है कि an attribute of an table of one table matching the primary key of another table is called as foreign key। ये इसका बेसिक डिफिनीशन भी यही है फॉरेन की का, कि एक टेबल का प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में यूज हो रहा है तो उसको हम लोग वहां पे फॉरेन की कहेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो इसको की का सारा फीचर कंप्लीट करने के बाद बताते हैं। सर फॉरेन की बात फिर समझाइएगा। कौन सा? फॉरेन की। फॉरेन की, यस सर। फॉरेन की के बारे में ये कह सकता है कि हमने एक ऐसा टेबल बनाया है जिसमें एक की को, एक कॉलम को प्राइमरी की बना दिया। मान लेते हैं पहला टेबल जो है वो R1 नाम से है, उसके अंदर कोई एक फील्ड है जो कि प्राइमरी की है, यानी कि उस रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। हम लोग किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्राइमरी की का यूज कर लेंगे उस R1 के लिए। अब एक दूसरा टेबल बनाया गया R2, उसमें हम लोगों ने भी कुछ रिलेटेड डेटा रखा। अब R1 और R2 दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, दोनों का क्रॉस रेफरेंस एक दूसरे में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डिटेल बनाया था, एक ऐसा टेबल बनाया था जिसमें स्टूडेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके क्लास का डिटेल्स डाला था। जो दूसरा टेबल बना उसमें उसका फी डिटेल है। तो पहला टेबल में हम लोग जिसमें कि स्टूडेंट का डिटेल डाल रहे हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें रोल नंबर लिया है और दूसरे वाले टेबल में उसका फी डिटेल रख रहे हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि रोल नंबर 101 ने फी दिया या नहीं दिया? क्योंकि उससे हम लोग को क्रॉस रेफरेंस नहीं मिल पाएगा अगर हम लोग पहला का प्राइमरी की दूसरे में यूज नहीं करेंगे। तो इस क्रॉस रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा जो फी डिटेल वाला टेबल है उसमें भी उस प्राइमरी की को यूज कर लेते हैं जो कि पिछला टेबल में था। तो
तो अब ये पता है कि 101 का स्टूडेंट डिटेल क्या है और 101 का फी डिटेल क्या है। तो उस केस में 101 जो जिस फील्ड में है, रोल नंबर वाले फील्ड में है, वो कहलाएगा उसका फॉरेन की। यानी कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज हो रहा है तो उसको प्राइमरी की फॉरेन की बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। ये कंपोजिट की है जो जिसका डेफिनेशन जो है थोड़ा बहुत आपको कैंडिडेट की से कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे भी पर्पस यही है कि हम लोगों को अपना एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए मल्टीपल कॉलम्स का यूज करना है। ठीक है, कंपोजिट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more कॉलम्स दैट टुगेदर यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस टेबल। ठीक है, एक डेटाबेस के टेबल में सारा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अगर 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम लोग कंपोजिट की बोलेंगे। पुराने जमाने में जब रोल नंबर वगैरह स्टोर नहीं किया जाता था तो वहाँ पे स्टूडेंट का नाम और उसका फादर नेम दोनों पूछा जाता था। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो उससे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे नेम और फादर्स नेम से। लोग ये मान के चलता था कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका नाम और उसके पिताजी का नाम सेम होगा, दोनों का दोनों कॉलम मैच कर जाए। तो वो एक तरह का कंपोजिट की था जिसमें दोनों में से दोनों यूनिक नहीं हो सकता। स्टूडेंट का नाम भी रिपीट हो सकता है और फादर नेम में जो डाला हुआ है वो भी रिपीट हो सकता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन शायद ही रिपीट हो। तो उस तरह के की कॉम्बिनेशन को हम लोग कंपोजिट की बोलते हैं। यानी कि बिना प्राइमरी की बनाए भी हम लोग रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए 2 या 2 से ज्यादा हम लोग को फील्ड लेना पड़ेगा या कॉलम लेना पड़ेगा। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज इन ए कंपोजिट की मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। जैसा कि प्राइमरी की के साथ होता है, प्राइमरी की जो है पूरे टेबल में अकेला रहता है, उसका रिपीटिशन नहीं होता, तो जिससे यूनिकली किसी भी टपल को या रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाते हैं। तो इसी तरह से कंपोजिट की में 2 या 2 से ज्यादा ऐसा कॉलम लेंगे जिससे पूरा रिकॉर्ड में आइडेंटिफाई हो जाए, यूनिकनेस दिख जाए। वो दोनों मान लेते हैं अगर 2 कॉलम लिए हैं तो वो दोनों कॉलम का वैल्यू साथ ही साथ कहीं नहीं रिपीट हो। A composite key can be used as primary key when a single attribute does not provide sufficient uniqueness. अगर एक आईडी से या एक कॉलम से किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है तो हम लोग उस समय कंपोजिट की का सहारा लेते हैं। कंपोजिट की में कम से कम 2 कॉलम इन्वॉल्व होता है। A composite key typically involves 2 or more columns, each contributing to the uniqueness of the key. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कंपोजिट की कैंडिडेट की से डिफरेंस कैसे है। इतना दूर जो पढ़ा है इसमें से ये बता सकते हैं क्या कि मैंने कैंडिडेट की और कंपोजिट की में डिफरेंस कैसे है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो कैंडिडेट की और कंपोजिट की में एक सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि कंपोजिट की जो होता है उसमें दोनों का दोनों वैल्यू रिपीटेड हो सकता है। हम अगर 2 फील्ड लेके अपना यूनिकनेस ढूंढ रहे हैं तो दोनों फील्ड को अलग अलग वैल्यू रिपीट हो सकता है, लेकिन कैंडिडेट की में कोई एक फील्ड का वैल्यू रिपीट नहीं मिलेगा, एक वैल्यू रिपीटेड नहीं रहता, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने का होता है। यानी कैंडिडेट की मिनिमम एक की पे भी काम करता है, जबकि कंपोजिट की के लिए मिनिमम 2 चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें कि ऑर्डर रिसीव किया गया है कस्टमर से। किसी कस्टमर से कौन सा प्रोडक्ट की ऑर्डर करना है उसका डिटेल रखा गया। तो कस्टमर, कोई भी कस्टमर जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, हो सकता है कि वही प्रोडक्ट दूसरा कस्टमर भी ऑर्डर कर रहा हो, तो दोनों को मिला के यहाँ कंपोजिट की बनाया गया, क्योंकि कस्टमर आईडी भी रिपीटेड हो सकता है। जैसे कस्टमर नंबर 1 ने प्रोडक्ट नंबर 1 खरीदा और कस्टमर नंबर 2 ने भी प्रोडक्ट नंबर 1 खरीदा, तो प्रोडक्ट नंबर 1 रिपीटेड है, तो प्रोडक्ट नंबर 1 को भी हम लोग यहाँ पर यूनिक नहीं बना सकते और ना ही कस्टमर को बना सकते हैं,
क्योंकि कस्टमर भी डे बाय डे ऑर्डर करेगा, आज किया उसने तो उसका एक एंट्री हो गया, फिर कल किया तो फिर उसे वो कस्टमर आईडी एंट्री हो गया। तो कस्टमर आईडी को भी यूनिक नहीं बना सकते, ना ही प्रोडक्ट कोड को बना सकते हैं, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन को बनाया जा सकता है। तो उस केस में इसको कंपोजिट की बोलेंगे। दोनों का दोनों रिपीटेड है, वैल्यूज है, दोनों का दोनों मिला के यूनिकनेस खोजा जा सकता है। इसको तो कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं सर। हाँ, कैंडिडेट की में एक की जो होना चाहिए ना वो यूनिक होना चाहिए। इस यहाँ पे दोनों का दोनों रिपीटेड वैल्यू है, इसलिए उसको कंपोजिट की बोलेंगे। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है कि कैंडिडेट की में जितना भी फील्ड ले लें हम लोग, जितना भी कॉलम ले लें, लेकिन कोई एक कॉलम ऐसा होगा जिसका वैल्यू रिपीटेड नहीं मिलेगा। लेकिन जो कंपोजिट की है उसमें किसी भी फील्ड का वैल्यू रिपीटेड मिल सकता है, यूनिकनेस होना कोई जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा कंडीशन हम लोग एसक्यूएल के थ्रू नहीं लगा सकते। तो प्राइमरी की को कंडीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैल्यू स्टोर होने के पहले, डेटाबेस में वैल्यू सेव होने के पहले डेटाबेस खुद ही चेक करता है कि ये रिकॉर्ड उस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं जो प्राइमरी की के लिए लगाया गया है। उसी तरह से नॉट नल भी है। नॉट नल अगर हम लोग किसी फील्ड के सामने लिख दिए हैं तो डेटा सेव होने से पहले कंप्यूटर का जो डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि उसमें वैल्यू सब एंट्री किया हुआ है ना। अगर नहीं किया हुआ तो उस समय एरर दे देगा। तो ये पहले से एक कंडीशन लगा सकते हैं जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और इसमें जो आंसर है इसका सही वो है यूनियन, क्योंकि यूनियन जो है वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो कोई कंडीशन नहीं है। यूनियन एक ऐसा फंक्शन है जिससे कि हम लोग दो टेबल को एक दूसरे में मर्ज करके सिंगल टेबल बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। यूनियन जो है वो किसी तरह का कंडीशन नहीं है। सर इसका कंसेप्ट थोड़ा बताइए ना। कौन सा क्वेश्चन जो करा रहा है? कांस्टेंट का मतलब होता है कंडीशन। नहीं, कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं इसका। कंसेप्ट एक बार फिर से बताएंगे क्या पूछना चाह रहे हैं? इसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का ये पूछना है कि मैंने इसमें से जो 5 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा की है जो कि कांस्टेंट के लिए यूज नहीं होता। कांस्टेंट जो है वो एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि हम लोग अपने फील्ड में कोई कंडीशन लगाने के लिए बनाते हैं। जैसे प्राइमरी की लगाने से एक कंडीशन वहां अप्लाई हो जाता है पहले ही, जो कि डेटाबेस खुद ब खुद डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर उसको अप्लाई करता रहता है। नॉट नल भी एक तरह का कांस्टेंट है जो डीबीएमएस अप्लाई करता है, लेकिन यूनियन जो है कोई कंडीशन नहीं है, वो एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी है। क्लियर है? ठीक है सर। ये आज का की वाले में इतना ही था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आंसर का। इसमें से कुछ क्वेश्चन ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, नोटपैड में है कुछ क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी की लगाने का पर्पस क्या है? बताइए इसका आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए प्राइमरी की इन अ डेटाबेस? ऑर्डरिंग डेटा यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से जाने के लिए। बी में ऑप्शन है इन्फोर्सिंग यूनिकनेस, यूनिकनेस अप्लाई करने के लिए कि कोई भी रिकॉर्ड जो है डुप्लीकेट ना हो और रिडंडेंसी ना बढ़े। तीसरा है अलाउिंग नल वैल्यूज, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव आइडेंटिफायर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इन्फोर्सिंग यूनिकनेस है, यानी कि हम लोग अपने डेटाबेस में यूनिकनेस डालने के लिए एक प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is a unique identifier for a record in a table? सेम क्वेश्चन है
जो बिल्कुल इसके जो आज हम लोग जो की पढ़े हैं उसके हिसाब से है। फॉरेन की यूनिक होता है क्या? फॉरेन की में रिकॉर्ड्स, फॉरेन की में रिकॉर्ड यूनिक नहीं होता। फॉरेन की का जो डेटा होता है, जो वैल्यू होता है, वो रिपीटेड होता है। तो फॉरेन की से हम लोग यूनिकनेस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कंपोजिट की से कर सकते हैं। कंपोजिट की जो है वो मल्टीपल फील्ड्स को मिला के यूनिकनेस चेक करने के लिए होता है। तो हम लोग कंपोजिट की से कर सकते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन है आंसर होगा वो बी होगा। ये आंसर है, इसका भी आंसर बी था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज ए फॉरेन की एस्टैब्लिश इन ए डेटाबेस? फॉरेन की लगाने से क्या होता है? क्या रिकॉर्ड में यूनिकनेस आ जाता है? पहला ऑप्शन यही है, यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो नहीं, यूनिकनेस नहीं आता। फॉरेन की से हम लोग नहीं बता सकते कि डेटा रिपीट हुआ या नहीं हुआ। फॉरेन की सिर्फ ऐसा की है जो किसी और टेबल में प्राइमरी की होगा, लेकिन करंट टेबल में वो यूनिकनेस नहीं बता सकता। सेकेंड ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप देने के लिए फॉरेन की है। जैसा एग्जांपल में हम बताए थे कि स्टूडेंट वाला टेबल जो है वो फी वाले टेबल से कोरिलेट कर सकता है अगर उसमें एक फॉरेन की डाल देंगे हम लोग तो इसका भी ऑप्शन आंसर जो होगा वो बी है। चौथा क्वेश्चन है, which key uniquely identifies a record and is chosen from a set of candidate key? कैंडिडेट की के सेट से हम लोग कौन सा ऐसा सेट ले सकते हैं जो यूनिकली एक डेटा को या एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर ले? कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी की होगा, फॉरेन की होगा, सुपर की होगा, यूनिक की होगा। 4 का जो सही ऑप्शन है वो यहाँ पे है प्राइमरी की। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट कीज के सेट में से हम लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो यानी कि हम लोग को कैंडिडेट की का सबसेट बनाना है। तो कैंडिडेट की का सबसेट जो होता है वो प्राइमरी की होता है। कैंडिडेट की का सुपर सेट जो होता है वो सुपर की होता है। तो हम लोग को यहाँ पे कैंडिडेट की का सबसेट बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये प्राइमरी की होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ कैंडिडेट की इन रिलेशनल डेटाबेस? उसका डिफिनीशन पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट की का डिफिनीशन क्या है। रिलेशनल डेटाबेस में कैंडिडेट की का क्या पर्पस है? A unique identifier chosen as a primary key। ऑप्शन ए में इसका बताया जा रहा है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जिसको प्राइमरी की के रूप में देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। तीसरा ऑप्शन है अ के विथ नल वैल्यूज। चौथा ऑप्शन है अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। तो एक कैंडिडेट की का काम ये है रिलेशनल डेटाबेस पे कि वो एक से ज्यादा हो सकता है, यानी सेट हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स को मिला के बनाया जा सकता है ताकि किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। इसलिए इसका भी जो ऑप्शन है वो बी है। कैंडिडेट की जो है वो एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जिससे हम लोग किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ की कैन हैव नल वैल्यूज? किसमें नल हो सकता है? प्राइमरी की में, कंपोजिट की में, यूनिक की में या फॉरेन की में? तो प्राइमरी की में बताए भी थे कि प्राइमरी की कैसा है, जैसे कि हम एक ही फील्ड से पूरा का पूरा रिकॉर्ड को, किसी भी टपल को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकता कभी भी। यूनिक की जो होता है वो भी कभी नल नहीं हो सकता। तीसरा फॉरेन की जो है वो भी कभी नल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका रेफरेंस किसी दूसरे टेबल से लिया गया है। अगर एक फील्ड हम लोग लगाए हैं, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाए हैं और उसको दूसरे पे भी डाले हुए हैं, तो पहला का रोल नंबर भी कभी एम्प्टी नहीं होगा, दूसरे टेबल का भी रोल नंबर कभी एम्प्टी नहीं होगा। लेकिन कंपोजिट की जो होता है इसमें अलग अलग तरीके से हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। कंपोजिट की में एक फील्ड नल भी हो सकता है और एक फील्ड में डेटा रह भी सकता है। मल्टीपल वैल्यूज को या मल्टीपल कॉलम्स को मिला के पूरा का पूरा कंपोजिट की का कंसेप्ट तैयार किया जाता है। इसलिए कंपोजिट की का किसी भी कॉलम में नल वैल्यू भी मिल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है कंपोजिट की। एक सरोगेट की कहलाता है, आजकल नए डेटाबेस सिस्टम में एक आया है। इसका तो डिफिनीशन नहीं बताए थे ना। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा बताते हैं सरोगेट की के बारे में। सरोगेट की क्या होता है, तो एक ऐसा की होता है जो हर एक रिकॉर्ड को आर्टिफिशियली असाइन किया हुआ रहता है। डेटाबेस में वो नहीं मिलने वाला। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी बनाए थे, प्राइमरी की लिए थे, तो प्राइमरी की बनाने में वो कॉलम उसी टेबल के अंदर अवेलेबल था, ठीक है। लेकिन अगर ये यूनिकनेस किसी दूसरे टेबल में रहे, यानी प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में रहे, तो उसको सरोगेट की बोल सकते हैं। एन आर्टिफिशियल की असाइन टू ईच रिकॉर्ड फ्रॉम अनदर टेबल, किसी दूसरे टेबल से, यानी दूसरे टेबल में होगा वो की और उसका यूनिकनेस ढूंढा जाएगा किसी दूसरे टेबल में, तो इसको सरोगेट की बोलते हैं। इसका जो आंसर है ये सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, which key ensures that each record in a table is uniquely identified as no null values? ऐसा कौन सा की है जिसको कि हम लोग यूनिक रिकॉर्ड खोजने के लिए और विदाउट नल के लिए यूज कर सकते हैं? तो ये एक ही की है ऐसा जिसको कि सिंगल की बनाया जाता है, यानी इसको प्राइमरी की बनाया जाता है। तो सिर्फ प्राइमरी की यूज करने से यूनिकनेस भी मिल जाता है और नॉट नल का कंसेप्ट भी अप्लाई हो जाता है। नौ नंबर, इसके बारे में बताइए। इन ए कंपोजिट की व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स? ऑर्डर ऑफ कॉलम में यानी कि पहले कौन सा कॉलम ले रहे हैं, कौन से बाद में ले रहे हैं, इसको लेके क्या सिग्निफिकेंस है? अगर कॉलम को उल्टा पुल्टा अरेंज करके देखें तो क्या सेम वैल्यू मिलेगा? अगर हम लोग एक टेबल में 2-3 की लेके कंपोजिट की बनाए हुए हैं, 2-3 फील्ड के साथ में कंपोजिट की को अप्लाई किए हुए हैं, तो उसका ऑर्डर हम लोग नहीं बदल सकते। उसका ऑर्डर अगर बदल देंगे तो हो सकता है रिकॉर्ड का यूनिकनेस भी बदल जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो कंपोजिट की का सिग्निफिकेंस है वो इस तरह से है कि वो ये बताता है कि अगर वो रिकॉर्ड को ढूंढना है तो जिस ऑर्डर में कंपोजिट की का सीक्वेंस निर्धारित किया गया है उसी में लिया जाए। वो म्यूटेबल नहीं होता, एक दूसरे से एक्सचेंजेबल नहीं होता, यानी कि पहला दूसरा तीसरा लिए हैं तो हम लोग उसको आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ये है कि इससे हम लोग इम्यूटेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक कैंडिडेट की है लेकिन ये फिर नॉर्मलाइजेशन के साथ में, तो नॉर्मलाइजेशन तो अभी डिस्कस नहीं किए हैं, इसलिए हो सकता है ये वाला आंसर ना समझ में आए कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में कैंडिडेट की का क्या रोल है। व्हाट रोल डू कैंडिडेट की प्लेज इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताएंगे तब समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए
जब सिलेबस में है सर ये। नॉर्मलाइजेशन ना, हाँ नॉर्मलाइजेशन भी होगा सिलेबस में, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन का में क्या करते हैं कि हम लोग अगर एक टेबल बनाए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कॉलम्स ले लिए हैं तो उस कॉलम्स को कहा जाता है स्प्लिट कर देना, उसको तोड़ के एक टेबल से दो टेबल बना देना, 2 से 3, 3 से 4। तो जैसे जैसे टेबल हम लोग तोड़ेंगे तो किसी न किसी आधार पे तोड़ेंगे और इस तोड़ने के प्रोसेस को कहेंगे नॉर्मलाइजेशन। तो इसको नॉर्मलाइजेशन हम लोग 6 स्टेप में करते हैं, जिसमें पहला जो नॉर्मलाइजेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहलाता है, दूसरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो तीसरा के बाद चौथा जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बीच में एक और स्टेप है जिसको कहते हैं बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF भी बोलते हैं उसको। इसका कंसेप्ट भी बताएंगे नॉर्मलाइजेशन वाले चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे उस समय। उसके बाद फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है और उससे भी ज्यादा अगर होता है तो फिर हम लोग को वापस डीनॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कैंडिडेट की अप्लाई करके इसलिए किया जाता है ताकि डेटा रिडंडेंसी नहीं बढ़े, यानी कि एक ही डेटा का डुप्लीकेट ना बनता चला जाए। तो कैंडिडेट की को इसीलिए यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ में ताकि ये रिड्यूस करे डेटा रिडंडेंसी को। ठीक है, इसके ऑप्शन तो सी है लेकिन ये और क्लियर कट बताएंगे जब नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आज उसमें शेयर भी कर देते हैं। इसमें इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि सॉल्व करके देखिएगा। आज ऐप में आप लोगों को मिल जाएगा इस क्वेश्चन का सेट, और उसको एक बार फिल करके चेक करवाइएगा हमसे। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो आज कंक्लूड करेंगे इसी पे। सर मैसेज कुछ बच्चों का आया है। मैसेज आया है, सिक्स नंबर में डाल, ऊपर से देखते हैं पहला मैसेज। एसिड प्रॉपर्टी, एसिड प्रॉपर्टी के बारे में जब डेटाबेस का टेबल क्रिएट करते हैं ना तो एक एसिड प्रॉपर्टी है ACID। एसिड का मतलब वो तेजाब नहीं है, यहाँ पे एक डेटाबेस को कैसे बनाए ताकि वो प्रॉपर डेटाबेस बने, उसी के लिए यहाँ पे एसिड प्रॉपर्टी है। फिलहाल तो इसका एक फुल फॉर्म बता रहे हैं और चारों पॉइंट डिस्कस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो ए है उसको बोला था एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है कि मेरा जो टेबल बने वो मिनिमम साइज का बने, बड़ा टेबल ना बनाए। तो एक अच्छा डेटाबेस वो तभी कहलाता है जब मेरा टेबल का साइज लंबा चौड़ा बड़ा ना होके छोटे छोटे फॉर्म में बने, एटॉमिक साइज का बने, यानी जितना मिनिमम उसमें इंफॉर्मेशन हम एक टेबल में रख सके सिर्फ उतना ही फील्ड हम लोग उसमें डाल के रखें। बड़ा बड़ा टेबल बनाने से अच्छा है छोटे छोटे टेबल में बनाए, एटोमिसिटी कहलाता है। ए फॉर एटोमिसिटी होता है। सी फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि अगर कोई डेटाबेस बना रहे हैं उसमें फील्ड का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग। जैसे किसी फील्ड में हम लोग एक ट्रिगर लगा के रखे हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट ही जाए, उसमें नंबर ना जाए, तो उसमें पूरा पूरा डेटाबेस में ये कंसिस्टेंसी अप्लाई होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि रोल नंबर है, उसमें हम लोग ABCD ना स्टोर करेंगे, सिर्फ 1 2 3 4 करेंगे, तो मेरे डेटाबेस के एक टेबल में हम कहीं पे 1 2 3 4 लेने का प्रोविजन डाल रहे हैं और कहीं पे वो प्रोविजन छूट जा रहा है, यानी कि वहां पे अल्फाबेट भी डाल पा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इससे डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो अगर एक टेबल में किसी जगह पे एक कंडीशन लगाए हुए हैं तो वो कंडीशन पूरे डेटाबेस के हर एक टेबल में अप्लाई हो, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक अच्छे DBMS या एक अच्छे डेटाबेस के लिए। तीसरा पॉइंट है आइसोलेशन का। आइसोलेशन क्या होता है कि हम लोग एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से आइसोलेट करके रखें, मिक्सअप ना करें। अगर मिक्सअप करेंगे तो फिर डेटा रिडंडेंसी जो है वो बढ़ेगा, यानी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा इंक्रीज करेगा। और सबसे लास्ट में जो डी है उसका मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। डेटा कितना ड्यूरेबल है। डेटा ड्यूरेबल करने का मतलब हो गया कि क्या डेटा को हमने परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर दिया या हम लोग अभी भी रैम पे लेकर ही काम कर रहे हैं।
तो एक अच्छा डेटाबेस ये कहलाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद डेटाबेस का रिकॉर्ड सेव हो जाए, चाहे डिलीट कर रहे हैं, चाहे उसमें नया वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं या कोरिलेट करके नया टेबल बना रहे हैं, हर एक बार में हर एक ट्रांजैक्शन पे डेटा स्टोर होता चला जाए, उससे डेटा मेरा ड्यूरेबल बनता है। तो इस पे भी एक क्लास हम देंगे, एसिड प्रॉपर्टीज पे भी। फिलहाल तो इसका फुल फॉर्म जान के रखिए कि A फॉर एटोमिसिटी, C फॉर कंसिस्टेंसी, I फॉर आइसोलेशन और D फॉर ड्यूरेबिलिटी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था गौरव झा जी का। ठीक है, इसके बाद अनुराग मेहता जी का क्वेश्चन है, प्राइमरी की को फॉरेन की बना सकते हैं क्या? तो प्राइमरी की को फॉरेन की तो बनाते ही हैं, लेकिन सेम टेबल में नहीं बनाते, किसी दूसरे टेबल में। जिस टेबल में वो प्राइमरी की है उसके अदर देन टेबल में हम लोग फॉरेन की बनाते हैं, ताकि दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए। ठीक है, कैंडिडेट की में मल्टीपल ले सकते हैं, रमेश कुमार जी का है। हाँ, कैंडिडेट की में मल्टीपल ले सकते हैं, एक से ज्यादा भी कैंडिडेट की एक ही टेबल में आप डाल सकते हैं। यूनिकनेस, बाकी तो आंसर्स है। गौरव झा जी का एक और क्वेश्चन है, सर यूनिक की एक्सेप्ट नल वैल्यू, ऐसे ये आंसर लगता दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 वापस से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ की कैन हैव नल वैल्यूज? इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि किसमें नल वैल्यू हो सकता है। तो प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं होता, प्राइमरी की में एक वैल्यू कंपलसरी होता ही है कि हम लोग को उसमें वैल्यू डालेंगे तभी वो सेव होगा, नहीं तो डेटा सेव नहीं होने वाला। कंपोजिट की में मल्टीपल की को लेके यूनिक बनाते हैं, तो उसका कोई भी एक फील्ड यूनिक नल हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो कंपोजिट की ही होगा, कि हम लोग कंपोजिट की के फील्ड में हम लोग नल वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर नल वैल्यू जो होता है हाँ, वो सिर्फ कंपोजिट की में ही होता है, किसी और में नहीं ना होता है? कंपोजिट की में होता है, फॉरेन की में नहीं होता, प्राइमरी की में नहीं होता, सुपर की में नहीं होता, कैंडिडेट की में भी नहीं होता, अल्टरनेट की में हो सकता है और कंपोजिट की में हो सकता है। ठीक है, बीके यादव जी का क्वेश्चन है, एक टेबल में कितने फॉरेन की हो सकते हैं? तो इसमें जब एक टेबल हम लोग बना रहे हैं, उसमें एक प्राइमरी की लिए, उस प्राइमरी की का रिलेशन दूसरे में दिए, मान लेते हैं टेबल ए है और बी है, तो ए का प्राइमरी की को बी का फॉरेन की बना सकते हैं। अब एक तीसरा टेबल है सी, तो सी का भी जो प्राइमरी की है उसको भी बी में डाल सकते हैं। तो दो टेबल का प्राइमरी की जो है बी में अभी अवेलेबल हो गया, तो फॉरेन की मल्टीपल हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा भी फॉरेन की हम लोग एक टेबल में बनाते हैं। कुमार मिथिलेश जी का एक क्वेश्चन है, यूनियन की। यूनियन कोई की नहीं है, बल्कि एक फंक्शन है जो कि हम लोग डेटाबेस को ज्वाइन करने के लिए, दो डेटाबेस को लिंक करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो बताएं, नहीं तो आज कंक्लूड करते हैं इतने पे ही। ओके, थैंक यू क्लास।